हेलो एवरीवन, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी रिंगस। एनसीईआरटी साइंस की 6वीं सीरीज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी साइंस की 5 सीरीज में कंप्लीट करा चुका हूं और 5 का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं उस टॉपिक का नाम है तरंग, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों से संबंधित काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस आधा घंटे की वीडियो में या इन 30 क्वेश्चनों में कम से कम भी आपके 100 क्वेश्चन सोल्व करा सकूं। तो आप बिल्कुल ध्यान से आधा घंटे का वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि वास्तव में अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग होती क्या है, और उसके बाद में अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से सोल्व करना शुरू कर देंगे। कणों के कंपन के आधार पर तरंगे 2 प्रकार की होती है, अर्थात किनके कंपन के आधार पर बता रहा है? कणों के कंपन के आधार पर। समझिएगा, कणों के कंपन के आधार पर तरंगे 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अनुप्रस्थ तरंग और एक होती है अनुदैर्घ्य तरंग। समझना, यहां पर अनुप्रस्थ तरंगों को बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव्स और अनुदैर्घ्य तरंगों को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है ना, कभी कभी इंग्लिश का भी नाम देता है, तो इंग्लिश का भी नाम अपने को मालूम होना चाहिए। अब इन दोनों तरंगों में लगभग अपन 8 डिफरेंस तैयार करते हैं, और आने वाले जो भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने जा रहे हैं आज हम सारे मिलकर, वो वास्तव में अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य विद्युत चुंबकीय तरंगों पर ही आधारित हैं। तो मैं इतना वादा करता हूं कि तुम्हारा इन दोनों तरंगों से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद, तो ध्यान से देखिएगा। पहले अपन बात करते हैं अनुप्रस्थ की। जब कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत हो, ध्यान देना यहां पर, जब कणों का कंपन तरंगों की दिशा के लंबवत हो तो वो कौन सी तरंग कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन जब कणों का कंपन तरंगों की दिशा के समानांतर हो तब वो कौन सी तरंग कहलाती है? अनुदैर्घ्य तरंग। अर्थात जब इस प्रकार से कोई तरंग बनती है तो इस प्रकार से बनने वाली तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, और इस प्रकार से सीधी जो तरंगें बनती हैं उन सीधी बनने वाली तरंगों को वास्तव में अनुदैर्घ्य तरंग करते हैं। अर्थात अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य को लेकर अपना एक फर्क तैयार हो गया है कि सर जो लंबवत है वो अनुप्रस्थ है और जो समानांतर है वो अनुदैर्घ्य है। दूसरा पॉइंट देखो, इन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। अनुप्रस्थ तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, जबकि वास्तव में अनुदैर्घ्य तरंगों में कभी भी ध्रुवण की घटना नहीं होती। ध्रुवण होता क्या है ये मैं तुम्हें भी बता दूंगा, थोड़ा सा तुम कंसंट्रेशन रखना। इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात अनुप्रस्थ तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वह निर्वात में भी गमन कर सकती है। इनको माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात अनुदैर्घ्य तरंगों को जब माध्यम की आवश्यकता होती है तो इसका मतलब यह भी निकलता है कि वास्तव में ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती। अगली बातचीत है कि इसमें सरंग और गर्त पाए जाते हैं। इस पॉइंट पे मैं अभी चर्चा करूंगा कि वास्तव में सरंग और गर्त होते क्या हैं। इसमें संपीड़न और विलयन पाए जाते हैं। अभी ये बताऊंगा नीचे इमेज के जरिए कि वास्तव में संपीड़न और विलयन भी क्या होता है। सबसे पहले अपन इसका इमेज देखते हैं। ये नीचे एक इमेज ड्रॉ हुई है, उसको तुम ध्यान से देखना। ये जो ड्रॉ हुई है ना, ये वास्तव में अनुप्रस्थ तरंग की इमेज है। ये अनुप्रस्थ तरंग की इमेज है। अब देखो इसमें किस प्रकार से तरंगे जा रही है, एक बार नीचे जा रही है, एक बार ऊपर जा रही है, एक बार नीचे जा रही है, एक बार ऊपर जा रही है, एक बार नीचे और एक बार ऊपर। अर्थात अनुप्रस्थ तरंग जब कोई भी रस्सीनुमा संरचना किसी भी तरंग की इस प्रकार से बनती है तो वो वास्तव में अनुप्रस्थ तरंग है। अब ध्यान देना, सरंग और गर्त क्या होते हैं? किसी भी तरंग के ये जो ऊपर वाला भाग है, किसी भी तरंग के ऊपर वाला भाग कहलाता है सरंग, और किसी भी तरंग के ये जो नीचे वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग कहलाता है गर्त। तो बताओ सरंग और गर्त किन तरंगों का उदाहरण है? तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पर? अनुप्रस्थ तरंग। अब यहां पर ये सरंग सरंग के बीच की दूरी या फिर गर्त गर्त के बीच की दूरी, सरंग सरंग के बीच की दूरी और गर्त गर्त के बीच की दूरी कहलाती है तरंग दैर्घ्य। तो यहां पर यही तो पॉइंट अपन ने लिखा है, 5वां पॉइंट ध्यान से देखना कि यह तरंग दैर्घ्य को निर्धारित करती है।
बात समझ में आई कि नहीं आई? सरंग और गर्त भी किसमें पाए जाते हैं? अनुप्रस्थ में। और तरंग दैर्घ्य का निर्धारण भी किसने किया? अनुप्रस्थ ने। ऊपर वाला भाग रहा सरंग, नीचे वाला भाग रहा गर्त, और सरंग सरंग के बीच की दूरी और गर्त गर्त के बीच की दूरी कहलाती है तरंग दैर्घ्य। इधर आओ तुम, अनुदैर्घ्य तरंगों में तुम देखो, इमेज की तरफ ध्यान देना, इस इमेज की तरफ बिल्कुल ध्यान देना। कहीं पर तरंगों के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस है और कहीं पर ये वास्तव में बिल्कुल एक जगह पर इकट्ठी हुई है, फिर कहीं पर थोड़ा बहुत स्पेस है, फिर ये कहीं पर एक जगह इकट्ठी हुई है। अर्थात जैसे स्प्रिंग को दबाने पर उसके समस्त कण एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और उसको वापस खोलने पर उसके कण दूर दूर हो जाते हैं। दबाने पर एक जगह होना और खोलने पर दूर जगह होने की घटना को बोला जाता है संपीड़न और विरलन। अर्थात ये जो है ना, ये दोनों, ये घटना, जैसे ये घटना अपन ने कह दिया विरलन की घटना और ये घटना अपन ने कह दी वास्तव में संपीड़न की घटना। तो बताओ संपीड़न और विरलन किसमें पाए जाते हैं? तो मेरे दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? अनुदैर्घ्य। और यही मैंने बातचीत की है इसके चौथे पॉइंट में। इसका चौथा पॉइंट ध्यान से देना तुम, संपीड़न और विरलन पाया जाता है। तो सरंग और गर्त पाए जाते हैं अनुप्रस्थ में और संपीड़न और विरलन पाए जाते हैं अनुदैर्घ्य में। अब मेरे दोस्तों यहां पर एक बातचीत लिखी है पांचवें पॉइंट की कि एक घनत्व का निर्धारण करती है, ठीक है ना। इधर वाले में यह लिखा है कि तरंग दैर्घ्य का निर्धारण करती है, तो अपन ने समझ लिया कि सरंग सरंग के बीच की दूरी, गर्त गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य है। लेकिन यहां पर यह हुआ है कि घनत्व को निर्धारण करती है। कण कितने ते पास पास हैं, जितने कण पास पास होंगे ना, इसका मतलब घनत्व भी उतना ही ज्यादा होगा। और कण दूर दूर चले जाते हैं तो इसका मतलब उन किरणों का घनत्व भी उतना ही कम होगा। अब इधर ध्यान देना, उदाहरण पर ध्यान देना। यह अनुप्रस्थ तरंग आपसे पूछता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो इसका आंसर होता है अनुप्रस्थ तरंग। अक्सरेकरण किस प्रकार की तरंग है, तो उसका आंसर होता है अनुप्रस्थ तरंग। इधर देखो छठवें पॉइंट पर एक छोटा सा ध्यान दो, तुम छठवें पॉइंट पर आओ एक बार सारे बच्चे, ध्यान देना। ये समस्त विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, अर्थात अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगों की भी प्रवृत्ति कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंग। जो भी अनुप्रस्थ तरंगों की विशेषता पाई जाती है वही विशेषता विद्युत चुंबकीय तरंगों की भी पाई जाती है। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी वास्तव में निर्वात में गमन हो सकता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी वास्तव में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट तुम ध्यान देना। विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकार की तरंगों की प्रवृत्ति रखती है? अनुप्रस्थ तरंगों की। ध्यान देना इधर। तो अक्सरे एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, रेडियो तरंग भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब ध्यान देना, जल की सतह में उत्पन्न तरंगे, जैसे आपने कहीं पर नदी या कहीं पर समुद्र में देखा होगा, समुद्र का जो पानी है ना, तो उसके ऊपर इस प्रकार से तरंगे उठती रहती है, बैठती रहती है। तो इस प्रकार से उन तरंगों में सरंग और गर्त बनते हैं या उन तरंगों में वास्तव में तरंग दैर्घ्य बनता है, तो मेरे दोस्तों तब इसे क्या बोला जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग। खूब बार एग्जाम में आता है कि जल की सतह में ऊपरी सतह पर उत्पन्न तरंगे निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे हैं? तो अनुप्रस्थ है। रस्सी या तार में उत्पन्न तरंगे, तो रस्सी या तार में उत्पन्न तरंगे भी कौन सी हैं? अनुप्रस्थ हैं। ये सारे उदाहरण तुम्हें अनुप्रस्थ के लेने हैं। अनुदैर्घ्य में आओ तुम। ध्वनि तरंग खूब बार एग्जाम में पूछता है कि ध्वनि तरंग वास्तव में किस प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि तरंग हो जाएगी अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य तरंग। जल के अंदर उत्पन्न जो तरंगे हैं ये भी कौन सी तरंगे हो जाएगी? अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगी। समझना, जल की ऊपरी सतह पर उत्पन्न तरंगे तो अनुप्रस्थ हैं और जल के अंदर उत्पन्न तरंगे अनुदैर्घ्य हैं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं इन सबको मिटा देता हूं, तो तुम एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि तुम आराम से इसको घर पे पढ़ सको। स्क्रीनशॉट ले लो आप प्लीज इसका एक बार। अगला पॉइंट देखो। अब यहां पर मैंने एक ड्राइंग बनाई है, मैंने विद्युत चुंबकीय तरंगों की। ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पूछे या विद्युत चुंबकीय खोज के, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के बारे में पूछे कि किसने दिया था, तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था मैक्सवेल ने। यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सिद्धांत भी मैक्सवेल ने दिया था और इन तरंगों के बारे में भी किसने बताया था? मैक्सवेल ने ही बताया था। अब इसमें 8 तरंगे हैं टोटल। ये पहली तरंग है कॉस्मिक, दूसरी है गामा,
तीसरी है अक्सरे, एक है पैराबैंगनी, एक है दृश्य किरण, एक है अवरक्त और एक है सूक्ष्म और एक है रेडियो किरण। ये टोटल 8 की 8 है ना, ये 8 की 8 कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। इनमें जमकर क्वेश्चन आए थे पिछली बार रेलवे में, पिछली बार राजस्थान पुलिस में भी यहां से खूब क्वेश्चन पुटअप किए गए थे। क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्न में से कौन सबसे कम तरंग धैर्य वाली कौन है, सबसे अधिक तरंग धैर्य वाली कौन है, सबसे अधिक आवर्ती वाली कौन सी तरंग है, सबसे कम आवर्ती वाली कौन सी तरंग है। तो आज मैं उन समस्त क्वेश्चनों का तुम्हारे सामने इसका परिवेश डाल दूंगा कि देखो ये वास्तव में होती क्या है, समझना, बिल्कुल ध्यान से देखना, यही तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। हम जैसे ही इधर से लेफ्ट से हम राइट में जाते हैं, लेफ्ट से राइट में जाने पर ध्यान रखना आवर्ती घटती है, आवर्ती भी घटती है और लेफ्ट में जाने पर ऊर्जा भी घटती है। और ऊर्जा के साथ साथ इनकी जो भेदन क्षमता है मेरे दोस्तों, कौन सी क्षमता? भेदन क्षमता। ये भेदन क्षमता भी घटती है या कम होती है। बस इसको तुम फिक्स रखना दिमाग में कि जैसे हम कॉस्मिक से रेडियो की तरफ जाते हैं तो आवर्ती भी घटती है, भेदन क्षमता भी घटती है और वास्तु में ऊर्जा भी घटती है। जैसे जैसे हम इधर जाते हैं तो ध्यान रखना क्या बढ़ेगी? तरंग धैर्य बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो आवर्ती होती है, ये आवर्ती वास्तु में किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तरंग धैर्य की। अर्थात किसी भी किरण की या किसी भी तरंग की आवर्ती बढ़ने पर उसकी तरंग धैर्य स्वतः ही क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अर्थात अब देखो कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से सबसे कम आवर्ती किसकी है, सबसे अधिक आवर्ती किसकी है। तो आगे के अपन क्वेश्चन अनुप्रस्थ और अनुधैर्य के तरंगों पर बेस होंगे और आगे के बाकी के क्वेश्चन मैंने विद्युत चुंबकीय तरंगों से लिए हैं। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हारी कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। इसको मैं लिख देता हूं एक बार। सिद्धांत किसने दिया था? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने बताया, ठीक है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेगा इधर। कणों के कंपन के आधार पर तरंगे कितनी प्रकार की होती है? बताओ फटाफट कमेंट करो। कणों के कंपन के आधार पर तरंगे कितनी प्रकार की होती है? 1 2 3 4 कमेंट करो फटाफट। कणों के कंपन के आधार पर तरंगे कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। कौन कौन सी होती है? एक तो हो जाएगी अनुप्रस्थ और एक हो जाएगी अनुधैर्य। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कणों के कंपन के आधार पर तरंगों के प्रकार हैं। तो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो कौन सी है? अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव्स और एक है अनुधैर्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो उपरोक्त ए एवं बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा कथन अनुप्रस्थ तरंगों के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है? पहला ऑप्शन, इनमें कणों की गति की दिशा तरंग की दिशा के लंबवत होती है। दूसरा ऑप्शन, ये निर्वात में गमन नहीं करती। देखो पहला तो बिल्कुल सही है, वास्तव में लंबवती होती है, अपन ने देखा था। ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती, नहीं, ये वास्तव में यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगे तो वास्तव में निर्वात में गमन कर सकती हैं, ठीक है ना। इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो जब निर्वात में गमन करेगी तभी तो उनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये भी इसका राइट आंसर है। ये तरंग सरंग एवं गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। तो ये तीनों इसके सही हैं और इसका इससे संदर्भ में भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात अनुप्रस्थ तरंग निर्वात में भी गमन करती है, इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये देखो यही अनुप्रस्थ तरंग है। अब इसमें ऊपर वाले भाग को मैंने तुम्हें क्या बताया है? सरंग बताया है। नीचे वाले भाग को मैंने तुम्हें क्या बताया है? गर्त बताया है। और सरंग सरंग के बीच की दूरी, गर्त गर्त के बीच की दूरी मैंने तुम्हें बताया क्या कहलाती है? तरंग धैर्य कहलाती है। निम्न में से कौन सा कथन अनुधैर्य तरंगों के संदर्भ में असत्य कथन है? पहला ऑप्शन, इसके माध्यम के कण की तरंग संचरण की दिशा में कंपन करती है। बिल्कुल बात सही है। इनमें तरंगों का संचरण संपीड़न और विरलन के रूप में होता है। बात बिल्कुल सही है। सरंग और गर्त किसमें पाई जाती हैं? अनुप्रस्थ में। संपीड़न और विरलन किसमें पाया जाता है? अनुधैर्य में। इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है।
ये भी बात बिल्कुल सही है। ये निर्वात में गमन कर सकती है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये तो सर वास्तव में निर्वात में गमन नहीं कर सकती, तभी तो इनको कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये देखो, ये संपीड़न है और ये सॉरी वास्तव में विरलन है और ये वास्तव में संपीड़न है, ठीक है ना। अगला देखो, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेल का बताया है। निम्न में से ध्वनि किस प्रकार की तरंगों के अंतर्गत नहीं आती? निम्न में से ध्वनि किस प्रकार की तरंगों के अंतर्गत नहीं आती? अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि को बोल सकते हैं, यांत्रिक तरंग ध्वनि को बोल सकते हैं, प्रत्यास्थ तरंग भी ध्वनि को बोल सकते हैं, लेकिन अनुप्रस्थ तरंग वास्तव में ध्वनि तरंग नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, वो अनुदैर्घ्य ऑप्शन में नहीं देता, तो अनुदैर्घ्य अगर ऑप्शन में नहीं दे तब तुम्हें यांत्रिक देखना है, और अगर यांत्रिक तुम्हें ऑप्शन में नहीं दे तो तब तुम्हें प्रत्यास्थ देखना है। अर्थात इन तीनों ही प्रकारों में कौन विद्यमान हो जाएगी मेरे दोस्तों? ध्वनि तरंग। मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, मेरी बात को तुम ध्यान से समझना। ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है ना, ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है वो वास्तव में अपने अनुकूल सृष्टि बनाई है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने तुम्हें बताया कि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, और अनुदैर्घ्य तरंग के संचरण के लिए किसी ना किसी माध्यम की तो आवश्यकता होती है। अर्थात निर्वात में अनुदैर्घ्य तरंगों का संचरण नहीं होता। आकाश गंगाओं में या अपने ब्रह्मांड में हर सेकंड में पता नहीं लाखों स्फोट होते हैं, लेकिन उन विस्फोटों की आवाज अपनी पृथ्वी तक नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि जैसे देखो, ये अपनी पृथ्वी है, इस कॉन्सेप्ट को तुम समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे देखो, ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है ना। एक मिनट रुकना सर। जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, ये अपनी पृथ्वी है, और मान लो यहां पर किसी आकाशगंगा में कोई विस्फोट हुआ, ठीक है ना। तो जैसे यहां तक तो ध्वनि ने ट्रेवल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे यहां पर मान लो ये जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये भाग आ गया किसका? निर्वात का। तो निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती, अर्थात ध्वनि यहां तक तो आ जाएगी, लेकिन ये ध्वनि पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ध्वनि को तो किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इस कॉन्सेप्ट को तुम ध्यान रखना। निम्न में से कौन एक अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत नहीं है? प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, जल के ऊपरी सतह पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, जल के भीतरी सतह पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। ये तो एक प्रकार की कौन सी तरंग है मेरे दोस्तों? अनुदैर्घ्य तरंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और रस्सी या तनी हुई डोरी भी है ना, ये भी वास्तव में इसकी संरचना इस प्रकार से तो होती है, रस्सी की संरचना। तो इस प्रकार से जिसकी होगी वो तो अनुप्रस्थ तरंग है। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? इन्हें ध्रुवित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता ध्रुवण, क्योंकि ध्रुवण की घटना तो वास्तव में अनुप्रस्थ तरंगों की ही हो सकती है। ये निर्वात में चल सकती है, नहीं चल सकती। 0 डिग्री पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये बिल्कुल बात इसकी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। समझना कॉन्सेप्ट को। ध्रुवण की घटना भी नहीं हो सकती, निर्वात में नहीं चल सकती, लेकिन इसकी चाल दे रखी है, ये चाल इसकी वायु में है, ठीक है ना। ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सक्षम होती है कि वास्तव में प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण, ठीक है ना। ध्रुवण की घटना के आधार पर ही, ध्रुवण की घटना के आधार पर ही वास्तव में प्रकाश को एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग माना है। ध्रुवण होता क्या है? जैसे मान लो, मैं तुम्हें बता देता हूं थोड़ा सा ध्रुवण की प्रक्रिया होती क्या है। जैसे मान लो ये कोई बल्ब है, और ये बल्ब जब जलेगा तो आपको मालूम है कि प्रकाश चारों तरफ फैलेगा, ठीक है ना। अर्थात ये बल्ब है, ठीक है ना, और इस बल्ब का यहां पर ये प्रकाश इधर भी जा रहा है, 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 चारों तरफ ये प्रकाश फैल रहा है। ये जो प्रकाश है ना, ये प्रकाश कहलाएगा अध्रुवित प्रकाश। कौन सा प्रकाश कहलाएगा? अध्रुवित प्रकाश। जैसे इस अध्रुवित प्रकाश को अपन एक कांच में से गुजारते हैं, इस कांच में से गुजारते हैं, ये जो कांच है ना ऊपर लगा हुआ, ये कांच कहलाता है पोलराइड कांच। क्या कहलाता है?
पोलराइड कांच। जैसे ही इस अध्रुवित प्रकाश को इस पोलराइड कांच के अंदर से हम गुजारते हैं तो ये बिखरा हुआ प्रकाश एक निश्चित पथ पर गमन करने लग जाता है, चारों तरफ नहीं बिखरता। और ये निश्चित पथ पर गमन करने की घटना ही क्या कहलाती है? ध्रुवीकरण की घटना कहलाती है। तो पोलराइड कांच के जरिए बिखरे हुए प्रकाश को एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित करना वास्तव में ध्रुवीकरण है। और इसी घटना के आधार पर यह सिद्ध हुआ था कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगला देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ तरंग। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकार की तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ तरंग होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अनुप्रस्थ तरंग नहीं है गामा, पैराबैंगनी, एक्स-रे और दाब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम इसका कमेंट करके बताना मुझे एक बार। कमेंट करके बताओ कि अनुप्रस्थ तरंग नहीं है गामा, पैराबैंगनी, दाब, एक्स-रे। शाबाश, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया, यही आपसे उम्मीद थी। देखते हैं अनुप्रस्थ तरंग होती क्या है। ध्यान देना इधर, एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं। एक तो ध्यान रखना दाब के अलावा एक ध्यान रखना यांत्रिक तरंग। एक तो दाब, एक यांत्रिक और एक ध्यान रखना प्रत्यास्थ। और इनके अलावा एक मैं तुम्हें बता देता हूं ध्वनि। एक मैंने आपको बता दी ध्वनि। इन चारों के अलावा कुछ अपवाद तो हैं, लेकिन इन चारों के अलावा एक ही ट्रिक में सारी बातें बता देता हूं। इन चारों के अलावा सभी तरंगे जो हैं, इन चारों के अलावा सभी तरंगे मेरे दोस्तों किस श्रेणी में आती हैं? अनुप्रस्थ तरंगों की श्रेणी में आती हैं। बस ये चारों कहीं पर दिख गए तो इसका मतलब अनुदैर्घ्य की बात कर रहा है, बाकी सारी ही अनुप्रस्थ तरंगों में आती है। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है ना? कौन सी? दाब, यांत्रिक, प्रत्यास्थ और ध्वनि। इन चारों के अलावा सब कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंग है। ये मैंने 11 और 12 क्वेश्चन एक ही है, थोड़ा सा इनमें चेंज है, इसलिए मैं तुम्हें इनकी डिटेल बताना चाहता हूं। ध्वनि तरंग है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य। ये तो आपने मुझे बता दिया, ये तो अपन चर्चा कर रहे हैं। 12वां ऑप्शन है कि ध्वनि तरंग है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 12वां का कमेंट करके मुझे तुम बताना कि वास्तव में 12th का आंसर क्या है। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर तुम बताओ मुझे क्या है। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ध्यान देना इधर, दोनों ही एक ही क्वेश्चन है, ऑप्शन थोड़े से अलग अलग हैं, तो अपन कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं कि वास्तव में एग्जामिनर बात क्या करना चाहता है। 11वें क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। ध्वनि तरंग है अनुदैर्घ्य, बिल्कुल बात सही है। ध्वनि तरंग है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, ए एवं बी दोनों। ध्यान देना, यहां पर अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो ध्वनि तरंगों के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी बातचीत बता देता हूं। 3 ही माध्यम होते हैं, क्योंकि निर्वात में तो ये गमन करती नहीं है। एक तो ठोस माध्यम है, एक मेरे दोस्तों द्रव्य माध्यम है, और एक मेरे दोस्तों गैसीय माध्यम है। ठोस माध्यम में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य, किसकी तरह व्यवहार करती है? अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह। द्रव्य में अगर सतह पर अगर द्रव्य की बात करता है तब बात अलग है, और अगर भीतर की बात करता है तब बात अलग है। सतह पर ध्वनि तरंगे, द्रव्य के सतह पर ध्वनि तरंगे व्यवहार करती है किसकी तरह? अनुप्रस्थ की तरह। और भीतर में ध्वनि तरंगे व्यवहार करती है मेरे दोस्तों किसकी तरह? अनुदैर्घ्य की तरह। और गैस में भी जो ध्वनि है ना, ये हमेशा किस प्रकार से हो जाएगी? अनुदैर्घ्य ही हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखा जाए तो वास्तव में ध्वनि तरंग होती तो अनुदैर्घ्य ही है, लेकिन ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए रेलवे के एग्जाम में डाला था। इसीलिए क्योंकि बच्चों ने ज्यादातर इसका उत्तर दे दिया अनुदैर्घ्य, जबकि यह
द्रव्य की सतह पर यह किसकी तरह व्यवहार करती है? अनुप्रस्थ की तरह। तो ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन रहते हैं। सामान्यतया तो अनुदैर्घ्य आएगा, लेकिन कुछ केस में यह अनुप्रस्थ की तरह भी अपना व्यवहार करती है। निम्न में से किन किरणों का ध्रुवण संभव नहीं है? ध्रुवण संभव उन्हीं किरणों का है जो किरण वास्तव में किस प्रकृति में आती है? अनुप्रस्थ। ठीक है ना। किन किरणों का है? अनुप्रस्थ किरणों का है। ठीक है ना। और अनुप्रस्थ किरणें ही वास्तव में किस प्रकार की किरणें होती हैं? मान लो विद्युत चुंबकीय किरण। अर्थात चाहे ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंग का पूछे, चाहे विद्युत चुंबकीय तरंगों का पूछे, तो प्रकाश का ध्रुवण संभव है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ है। गामा किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन ध्वनि कोई विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, और अक्सरे भी वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अर्थात ध्वनि तरंगों का वास्तव में देखा जाए तो ध्रुवण संभव नहीं है। ध्रुवण तो केवल किनका संभव है? अनुप्रस्थ तरंगों का। ध्रुवण से संबंधित थोड़ी बहुत बात मैं तुम्हें और एक बार बता देता हूं। वास्तव में ध्रुवण होता क्या है? इस ध्रुवण को इंग्लिश में बोला जाता है पोलराइजेशन। ध्रुवण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है दोस्तों? पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन में एक कांच का प्रयोग होता है, और उस कांच को बोला जाता है पोलराइड कांच। पोलराइजेशन की घटना किनसे संबंधित है? पोलराइड कांच से संबंधित। इस पोलराइड कांच से संबंधित तुम्हें दो बातें याद करनी है। एक तो तुम्हें याद करना है कि पोलराइड कांच का निर्माण किससे होता है। तो पोलराइड कांच के निर्माण में ध्यान रखना, दो यौगिक भाग लेते हैं। एक तो सोडियम हर्पेथाइड, ये रट लेना तुम इस चीज को। सोडियम हर्पेथाइड प्लस पोलराइड कांच के निर्माण में भाग लेते हैं नाइट्रोसेलुलोस। नाइट्रोसेलुलोस। इन दोनों से निर्मित कांच क्या कहलाता है? पोलराइड कांच। ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोसेलुलोस और सोडियम हर्पेथाइड। दूसरी तरफ मैं तुम्हें बता देता हूं कि पोलराइड कांच किन में उपयोग होता है। ध्यान रखना, पोलराइड कांच एक तो उपयोग होता है जो 3D फिल्म आती है। कौन सी फिल्म आती है? 3D फिल्म। 3D फिल्मों का चश्मा। ठीक है ना। 3D फिल्मों का जो चश्मा होता है ना, इन चश्मे में किसका प्रयोग होता है? पोलराइड कांच का। प्लस इसका प्रयोग होता है वाहनों के कांच बनाने में। वाहनों के ग्लास बनाने में भी किनका प्रयोग होता है? पोलराइड कांच का प्रयोग होता है। खूब बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 3D फिल्मों का चश्मा बनाने में किन कांचों का प्रयोग होता है? पोलराइड कांच का प्रयोग होता है। अगर आप कभी 3D फिल्म देखने जाते हो तो ध्यान रखना, 3D फिल्म को देखने के लिए पिक्चर हॉल वाले आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। वो एक्स्ट्रा चार्ज उसी पोलराइड कांच के द्वारा बने हुए चश्मे का होता है, क्योंकि 3D फिल्म में प्रकाश चारों तरफ बिखरा रहता है, और वो बिखरे हुए प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने के लिए पोलराइड कांच का प्रयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो, निम्न में से कौन एक विशेषता विद्युत चुंबकीय तरंगों की नहीं है? आवेश रहित होती हैं। बात बिल्कुल सही है। इनकी चाल प्रकाश की चाल के समान होती है। बात बिल्कुल सही है। अर्थात इनकी चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। नहीं सर, ये तो वास्तव में अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ये निर्वात में गमन कर सकती हैं। ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग तो वास्तव में अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ये यहां पर मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। तो पहला पॉइंट देखो, ये अंतरिक्ष में गमन कर सकती है। ये 4-5 विशेषता तुम याद करना। ये आवेश रहित होती हैं, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती, इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, इन्हें ध्रुवित किया जा सकता है, इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में गमन कर सकती है, इनकी चाल प्रकाश की चाल के समान होती है। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों की वही विशेषता होती है जो वास्तव में अनुप्रस्थ तरंगों की होती है। अगला देखो, असंगत का चयन करो। ठीक है ना। इधर है किरण और इधर है खोजकर्ता। इसको तुम इस प्रकार से समझना, ये 8 किरणें हैं और 8 किरणों से संबंधित ये खोजकर्ता हैं। जैसे पहले है लेजर किरणों। लेजर किरणों का आविष्कार किया था TH मेमन ने। इनका पूरा नाम है थियोडोर हेराल्ड मेमन। गामा किरणों की खोज की थी पोल बियार्ड प्लस बेकुरल ने। बेकुरल इंपॉर्टेंट है। एक्सरे किरणों की खोज की थी रोंटजन ने। अल्ट्रावायलेट किरणों के बारे में बताया था रिचर ने। दृश्य किरणों के बारे में बताया था न्यूटन ने।
अवरक्त किरणों के बारे में बताया था हर्सेल ने, सूक्ष्म किरणों के बारे में बताया था हर्ट्ज ने, और रेडियो तरंगों के बारे में बताया था मार्कोनी ने। अब देख लेते हैं कौन सा सही संगति नहीं है। गामा किरण हेनरी बेकुरल, बिल्कुल सही है। एक्सरे किरण रोंटजन, बिल्कुल सही है। पैराबैंगनी किरण रिचर, बिल्कुल सही है। दर्शय किरण मैक्सवेल, सर दर्शय किरणों की खोज मैक्सवेल ने नहीं की थी, दर्शय किरणों की खोज तो किसने की थी? न्यूटन साहब ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। असंगत का चयन करो, वही बात है, ये देख लो, इधर नीचे देख लो, देखकर बताओ, देखिए इसका राइट आंसर क्या है। 16वें का राइट आंसर तुम बताओ मुझे, 16वें का राइट आंसर क्या है बताओ। अवरक्त तरंग विलियम हर्सेल, रेडियो तरंग मार्कोनी, लेजर तरंग पॉल बियार्ड और सूक्ष्म तरंग हर्ट्ज। बताओ देखिए। अवरक्त तरंग विलियम हर्सेल सही है, रेडियो तरंग मार्कोनी, लेजर तरंग पॉल बियार्ड, सूक्ष्म तरंग हर्ट्ज नहीं। सूक्ष्म तरंगों का आविष्कार किसने किया था? एक मिनट रुकना, ये पॉल बियार्ड, ये सही है, ये यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इधर, लेजर किरणों का आविष्कार पॉल बियार्ड ने नहीं किया था, लेजर किरणों का आविष्कार तो किसने किया था? टी.एच. मेमन ने, थियोडोर हेराल्ड मेमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। अगला देखो, माइक्रोवेव ओवन निम्न में से किस तरंग पर आधारित उपकरण है? किस उपकरण की बात की है? माइक्रोवेव। अब इसको तुम समझना, इसके इंग्लिश को जब हम लिखते हैं तो देखो यहां पर एक खुद ही शब्द निकल कर आ रहा है माइक्रोवेव, और माइक्रो का मतलब होता ही क्या है? सूक्ष्म होता है, ठीक है ना। तो किन तरंगों पर आधारित हो जाएगा? सूक्ष्म तरंगों पर आधारित हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन किस उपकरण पर आधारित है या किन तरंगों पर आधारित उपकरण है? सूक्ष्म तरंगों पर आधारित उपकरण है। ये जो डेयरी उद्योग आते हैं ना, उन डेयरी उद्योगों में खाद्य पदार्थों को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग होता है। जैसे अपन आप लोग अगर कभी भी ध्यान दिया होगा तो किसी दुकान पर जाकर, किसी डेयरी पर जाकर अगर आप लोग समोसा खरीदते हैं तो वो समोसा आपको गर्म समोसा देता है, जबकि वह वास्तव में गर्म समोसा नहीं होता, वह माइक्रोवेव ओवन से वह गर्म करके देता है। तो यह सूक्ष्म तरंगों पर आधारित होता है। निम्न में से कौन सी विशेषता गामा किरणों की नहीं है? किनके बारे में बात की है? गामा किरणों के बारे में। न्यूनतम आयनन क्षमता होती है, अधिकतम भेदन क्षमता होती है, इनकी तरंग दैर्घ्य 10 nm, ये नैनोमीटर है, सॉरी 10 नैनोमीटर से 10 की घात माइनस 10 नैनोमीटर से 10 की घात माइनस 14 नैनोमीटर से भी कम होती है। इनका प्रयोग दूरदर्शन संचार प्रणाली में नहीं होता। सर इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, दूरदर्शन संचार प्रणाली में तो सामान्यतया किनका प्रयोग होता है? रेडियो तरंगों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चिकित्सा के क्षेत्र में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में उपयोगी विद्युत चुंबकीय तरंग है। चिकित्सा के क्षेत्र में कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए जो प्रयोग होता है वो किनका प्रयोग होता है? गामा किरणों का। किनका प्रयोग होता है? गामा किरणों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखना, एक्सरे किरण मत कर देना, कभी तुम्हें चिकित्सा दिख गया तो वो एक्सरे आ जाएगा। क्यों इसका प्रयोग होता है? क्यों इसका प्रयोग होता है? क्योंकि इसकी भेदन क्षमता जो है, क्योंकि इसकी भेदन क्षमता बाकी सबसे क्या होती है? अधिक होती है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये इनके होने वाले दैनिक जीवन में उपयोग है। रेडियो तरंग दूरदर्शन संचार प्रणाली में सही है। अवरक्त तरंग रिमोट कंट्रोल में सही है। ध्यान रखना, रिमोट कंट्रोल में अवरक्त तरंगों का प्रयोग होता है, सीधा सीधा भी कभी बार पूछ लेता है। पैराबैंगनी तरंग वेल्डिंग करने वाले चश्मे में, ठीक है ना, ये भी बात बिल्कुल सही है। और अक्सरे तरंग जीवाणुओं को मारने में। अक्सरे तरंग का प्रयोग तो केवल और केवल होता है वास्तव में किसमें? चिकित्सा उद्योग में। चिकित्सा उद्योग में, चिकित्सा उद्योग में अक्सरे तरंगों का प्रयोग होता है, ठीक है ना। क्योंकि सर जीवाणुओं को मारने में तो किन तरंगों का प्रयोग होता है? गामा किरणों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। गामा एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका प्रयोग होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। गामा एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका प्रयोग होता है कृत्रिम रेडियो धर्मिता में,
नाभिकीय विक्रियाओं में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। निम्न में से कौन सा एक कथन दृश्य प्रकाश तरंग के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है ना, किन तरंगों की बात की है? दृश्य तरंगों की बात की है। यह सर्वाधिक सुपरिचित रूप है, यह मानव नेत्र के लिए संवेदनशील होता है, संवेदनशील होता है तभी तो इनको दृश्य प्रकाश कहा जाता है। इनकी खोज का श्रेय विलियम हर्शेल को जाता है? नहीं जी, इनकी खोज का श्रेय विलियम हर्शेल को नहीं जाता, इनकी खोज तो की थी न्यूटन ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इनकी तरंग दैर्घ्य प्रकाश 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती हैं, ये बिल्कुल बात इसकी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दृश्य प्रकाश अगर नैनोमीटर में पूछे तो 400 से 800 कर देना, 400 से 700 कर देना, लेकिन अगर तुम्हारा एग्जामिनर अगर पूछे कि एंगस्ट्रोम में कितना है, तो दृश्य प्रकाश होता है 4000 एंगस्ट्रोम से लगभग कितना एंगस्ट्रोम होता है? ये 7800 एंगस्ट्रोम। ये एंगस्ट्रोम है और वहां पर ये नैनोमीटर है, क्योंकि मालूम है कि एक एंगस्ट्रोम बराबर कितना होता है? 10 की घात -10 मीटर, ठीक है ना। और एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 की घात -9 मीटर, तो उसका फर्क है। अवरक्त तरंगों की विशेषता नहीं है, उसमें विकिरण भी कहते हैं, बात बिल्कुल सही है। अधिकांश पदार्थों में विद्यमान जल के अणु अवरक्त तरंगों से तुरंत अवशोषित होते हैं, बिल्कुल सही है सर ये क्वेश्चन। इनका प्रयोग नेत्र शल्यता में किया जाता है? नहीं सर, नेत्र शल्यता में इनका प्रयोग नहीं होता। नेत्र शल्यता में तो वास्तव में या तो गामा किरणों का प्रयोग होगा या वास्तव में रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है। ये कोहरे में, फोटोग्राफी व टीवी के रिमोट कंट्रोल में उपयोगी होती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। देखो एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन देने वाला एक ही वैज्ञानिक था जिसका नाम था मैक्सवेल, ठीक है ना, मैक्सवेल, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मैक्स प्लांक मत कर देना। पराबैंगनी प्रकाश कहलाता है, 25 क्वेश्चंस का आंसर मुझे तुम बताओगे। पराबैंगनी प्रकाश कहलाता है, खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पराबैंगनी प्रकाश कहलाता है 400 नैनोमीटर से कम, 400 नैनोमीटर से अधिक, 400 से 800 नैनोमीटर के बीच और 7000 नैनोमीटर से अधिक। पराबैंगनी प्रकाश कहलाता है 400 नैनोमीटर से कम। 400 नैनोमीटर से कम के प्रकाश को क्या बोला जाता है? पराबैंगनी प्रकाश बोला जाता है। और 400 नैनोमीटर से अधिक का जो प्रकाश होता है वो 400 से 800 नैनोमीटर के जो बीच होता है ना, वो तो आपको मालूम है कि दृश्य प्रकाश कहलाता है, ठीक है ना। और 700 नैनोमीटर से अधिक या 800 नैनोमीटर से अधिक का जो प्रकाश है वह कहलाता है अवरक्त प्रकाश, ठीक है ना। ये स्पेक्ट्रम होता है। अवशोषित विकिरणों की मात्रा की इकाई क्या होती है? ठीक है ना। अवशोषित विकिरणों की मात्रा की इकाई होती है जूल बटा किलोग्राम। इन्हें ग्रे भी कहते हैं और इन्हें रेड भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न में से सबसे कम तरंग धैर्य 27 और 28, ध्यान देना इधर। निम्न में से सबसे कम तरंग धैर्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है और निम्न में से सबसे अधिक आवर्ती वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। नीचे मैंने तुम्हारे लिए हेल्पलाइन दी है, तो हेल्पलाइन में देखकर मुझे इसका तुम आंसर देना 27वें का और 28वें का, ठीक है ना। तुम बताना मुझे। विद्युत चुंबकीय तरंग का मैंने नीचे दिया है, ये देखो यहां पर दिया हुआ है मैंने, ठीक है ना। इधर से हम इधर जा रहे हैं तो आवर्ती घटती है, ठीक है ना, और इधर से इधर जाने पर तरंग धैर्य बढ़ती है। और ये लो, ये 4 ऑप्शन अगले ने दिए हैं, जो 5वें ऑप्शन पे तुम्हें नहीं चर्चा करनी। अक्सरे, पैराबैंगनी, विजिबल या दृश्य या फिर अवरक्त किरण, बताओ। देखिए समझो क्वेश्चन को, मैं बताता हूं तुम्हें। शाबाश, कुछ बच्चे सही दे रहे हैं उत्तर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब समझ लो एक बार इधर, ये जो है ना, ये 8 मैंने जो तरंगे बनाई है ना, ये 8 की 8 तरंग कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये तो बात ठीक है। अब जैसे हम लेफ्ट से, मैंने तुम्हें पहले भी पहली स्लाइड में बताया तुम्हें, हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो वास्तव में आवर्ती घटती है,
ठीक है ना, लेकिन इस आवर्ती घटने के साथ साथ बढ़ता क्या है, तरंग धैर्य बढ़ता है। पहला ऑप्शन क्या है, सबसे कम तरंग धैर्य, तरंग धैर्य की बात की है तो इधर से इधर जाने पर तरंग धैर्य तो बढ़ रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब सबसे ज्यादा तरंग धैर्य किसका है, अवरक्त का, तो सबसे कम तरंग धैर्य किसका हो जाएगा, अक्षरे का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 27वें का राइट आंसर क्या है, ए। बात समझ में आएगी। यहां पर किसकी बात की है, सबसे अधिक आवर्ती किसकी है, सबसे अधिक आवर्ती किसकी है, तो सबसे अधिक आवर्ती यहां पर किसकी हो जाएगी, अक्षरे किरण की। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देख लेना, जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आवर्ती घटती है और लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर तरंग धैर्य बढ़ती है, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को समझना। तो देखो दोनों का आंसर अक्षरे तरंगी आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है। एक में आवर्ती के बारे में बात की है, एक में तरंग धैर्य के बारे में बात की है। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि ये जो आवर्ती होती है ना, आवर्ती, ये आवर्ती वास्तव में किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तरंग धैर्य की। अगला देखो, निम्न में से किसकी सबसे कम आवर्ती होगी, निम्न में से किसकी सबसे कम आवर्ती होगी। अब ऐसे कर लो याद, सी जी अक्स यू वी आई एम आर, ठीक है ना, ये कॉस्मिक गामा, ये कॉस्मिक होगी गामा अक्सरे, अल्ट्रावायलेट पैराबैंगनी, ठीक है ना, ये विजिबल दृश्य, ये इंफ्रारेड, तो चारों को लेकर ही तो बात की है, यही तो चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इधर से इधर जाने पर आवर्ती बताओ घटती है या बढ़ती है, तो इधर से इधर जाने पर आवर्ती क्या होती है, घटती है, तो सबसे कम आवर्ती आई, आई का मतलब हो गया इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का मतलब क्या हो गया, अवरक्त तरंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ऐसे याद कर लिया करो इनको, सी जी अक्स यू वी आई एम आर, बस ऐसे याद कर लो, फ्री याद हो जाएगा ये। अब इधर से इधर जाने पर आवर्ती घटती है, इधर से इधर जाने पर आवर्ती घटती है, तो मतलब इधर से इधर जाने पर जब आवर्ती घट रही है तो इसका मतलब इधर से इधर जाने पर क्या बढ़ेगी, तरंग धैर्य बढ़ेगी। बस इतना सा याद करना है। लास्ट क्वेश्चन, एकमात्र घटना जो प्रकाश में होती है ध्वनि में नहीं होती, इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताओ। परावर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, अपवर्तन। एकमात्र घटना जो प्रकाश में होती है ध्वनि में नहीं होती, राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवण। ध्रुवण के आधार पर ही तो बताया गया है ना कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो आज हमने विद्युत चुंबकीय तरंग, इसके अलावा हमने वास्तव में क्या लिया था, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग के बाद में अपन ने क्या लिया, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग। तो इनसे संबंधित जो भी पीडीएफ है वो पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। इसका आगे जो वाला जो वीडियो होगा, इसके आगे वाला वीडियो होगा मानव नेत्र का, ठीक है ना। इसके आगे वाला वीडियो किसका होगा, मानव नेत्र का होगा। तो तुम लोग पढ़ के आना, ठीक है ना, पढ़ के आना मानव नेत्र से संबंधित, ताकि तुम्हारी कॉन्सेप्ट और भी, तुम्हारा जो क्वेश्चनों का आंसर देने में तुम्हें और भी अच्छा लगे, ठीक है ना। अब आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।